हेलो नमस्कार एंड वेलकम सी ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मैं हूं आशीष और आज मैं आप लोग के साथ अगस्त मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पार्ट 1 होने वाला है। इस तरह का टोटल 7 पार्ट आएगा और इसमें आपका कंप्लीट अगस्त मंथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से वो आपका कवर किया जाएगा। और इसमें टोटल आपका क्वेश्चंस 200 टू 225 क्वेश्चंस के आसपास होंगे अप्रॉक्स। मोस्ट प्रोबेबली 200 प्लस ही होंगे। सो देखते हैं कि आप लोग के लिए हम लोग जो करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो कंटेंट है उसका सोर्स क्या होने वाला है। इसका सोर्स है आपका बहुत सारा, जैसे कि कुछ यूट्यूब सोर्स है उसके थ्रू आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस लेके लाया गया है। कुछ बुक्स हैं जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण बुक हो गया, स्पीडी बुक हो गया, समसामयिकी हो गया, द हिंदू हो गया। इसके अलावा एक ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन चैनल भी है, उसका भी इस कंटेंट इस मंथ के बुक इस मंथ में ऐड किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट जेसीटीएस और संबंधित उपकरणों को भारत को बेचने की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हार्पून मिसाइल प्रणाली को सर्वप्रथम 1977 में 1977 में तैनात किया गया था और यह एक ऑल वेदर ओवर द होराइजन एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। ये कौन सा एक मिसाइल सिस्टम है? एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। इसे सक्रिय रडार और गाइडेंस के साथ एक समुद्र स्कीमिंग क्रूज प्रक्षेपक भी मौजूद है। $82 मिलियन इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? $82 मिलियन के खरीद के हिस्से के रूप में भारत को एक हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट, एक रख रखाव स्टेशन, स्पेयर, मरम्मत संबंधी हिस्से, समर्थन एवं परीक्षण उपकरण, प्रकाशन व तकनीकी दस्तावेज, कर्मियों का परीक्षण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। ये मिसाइल केवल खरीदी नहीं जा रही है, इसके अलावा इसके जो भी रख रखाव है, ओवरहॉलिंग है, इस सब के लिए भी अमेरिका के साथ डील हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मशहूर कलाकार नल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी, जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस शासकीय नृत्य से था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कथकली से इनका क्या था? संबंध था। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट, थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं। भारतीय शासकीय नृत्य की 8 मुख्य नृत्य शैलियां हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है, जयपुर का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। मणिपुर आपका मणिपुरी है। उड़ीसी है उड़ीसा का। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय असम का है और मोहनअट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का है। ये जो कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उसी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपक दास। चलिए कुछ जानते हैं इनके बारे में। ये भारत के 25वें लेखा महानिर्देशक सीजीए बने हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2021 से लेखा महानियंत्रक सीजीए का व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने सोमा राय वर्मन की जगह ली है। किनकी जगह ली है? सोमा राय वर्मन के। इससे पहले कौन थे? सोमा राय वर्मन थे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक सीजीए भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, जो कि मुख्य तौर पर तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन, लेखा प्रणाली की व्यवस्था और रख रखाव हेतु उत्तरदायी होता है। तो ये सब हमारे सीजीए का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस अरबपति ने आकाश एयर नाम अपनी अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है कौन? हमारे शेयर मार्केट के राजा राकेश झुनझुनवाला। चलिए इनके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि 40% स्वामित्व और 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ एयरलाइन के पास 4 वर्षों के भीतर ही केवल 70 विमान होने की उम्मीद है। आकाश एयर के प्रमुख निवेशकों में एयर बीएनबी और पार कैपिटल मैनेजमेंट भी शामिल है। और इंडिगो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं आदित्य घोष, उन्होंने अपनी 10% हिस्सेदारी के साथ आकाश एयर के सह संस्थापक बने होंगे। वे आकाश एयर के प्रबंधक में नहीं होंगे, लेकिन झुनझुनवाला के नामित उम्मीदवार जरूर होंगे। जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे अपनी 15% हिस्सेदारी के साथ आकाश एयर के सीईओ होंगे। तो आपके आकाश एयर के सीईओ कौन होने वाले हैं? तो यह है आपका विनय दुबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस अरबपति ने नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो ये कौन है भैया? साइरस पुनेवाला जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल
कोस्टल मैनेजमेंट NCSCM द्वारा कहां पर 3 प्रीमियम मालदीव शैली के वाटर विला विकसित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट जानते हैं। 3 प्रीमियम परियोजनाओं को लक्षद्वीप के कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में विकसित किया जाएगा। इस 800 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए वैश्विक निविदा टेंडर जारी कर दी गई है। यह परियोजना भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है जहां सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल वाटर विला द्वारा विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के पहले भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, IIT रुड़की। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA द्वारा परियोजित थी। यह भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली एक वास्तविक समय भूकंप सूचना प्रणाली है जो भूकंप के शुरुआत का पता लगा सकती है और चेतावनी जारी कर सकती है। भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली का भौतिक आधार भूकंपीय तरंगों सिस्मिक वेव की गति है जो फॉल्ट से तनाव मुक्त होने के बाद प्रसारित होती है। पृथ्वी की सतह पर होने वाली कंपन सतह सरफेस वेव के कारण होती है जो प्राथमिक तरंगें प्राइमरी वेव्स की गति से लगभग आधी गति से यात्रा करती है और विद्युत चुंबकीय संकेतों की तुलना में बहुत धीमी होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए जो भूकंप है उसको नापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस पुरस्कार को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए थोड़ा कुछ फैक्ट जानते हैं इनके बारे में। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2021 को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि खेल रत्न देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। इसके तहत 25 लाख रुपए नगद का पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके तहत इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपये है। और हॉकी के जादू कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को हॉकी का अविश्वसनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने आखिरी ओलंपिक बर्लिन 1936 में कुल 13 गोल दागे थे। हॉकी के इस जादूगर ने अपने 1926 से लेकर 1949 तक के कैरियर के दौरान 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक का शीर्ष हासिल किया था। इस तरह एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स और बर्लिन ओलंपिक को मिलाकर ध्यानचंद ने केवल टोटल कितने गोल दागे थे? 39 गोल दागे थे। और मेजर ध्यानचंद का जन्म पता है कहाँ हुआ? आपका प्रयागराज यूपी में हुआ था। उनका जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? इनका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शहरोज काशिफ। ये हैं आपके वो हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान, जिसका कोई औकात ही नहीं है और हमें धमकी देता है। इसी देश से बिलोंग करते हैं। चलिए सारा कुछ जान लेते हैं। ये लाहौर पाकिस्तान के कितने वर्ष के हैं? 19 वर्ष के हैं। बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, K2 की टोटल ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के निर्देशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुतु बनर्जी। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह पहली महिला है जो JSI के निर्देशक के रूप में नियुक्त की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने 16,600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स DRHP को सफलतापूर्वक दायर कर भारत में सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक निगम IPO बन गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रारंभिक IPO के दौरान 1200 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी और द्वीपीय शेयरों की बिक्री के साथ कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। पेटीएम के 2 करोड़ से अधिक मर्चेंट पार्टनर्स हैं। कितने हैं? 2 करोड़ से अधिक। और इनके यूजर्स हर महीने कितने ट्रांजेक्शन करते हैं? 1.4 अरब ट्रांजेक्शन करते हैं। पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा हैं। कौन है आपके? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर और CEO हैं। उन्होंने कहा कि करंट ईयर के पहले 3 महीने कंपनी के लिए काफी अच्छे रहे हैं। कोविड के कारण डिजिटल पेमेंट में काफी तेजी आई। पेटीएम में आपका ब्रेकशायर हैथवे INC, चीन के एंड ग्रुप और जापान के सॉफ्टबैंक जैसी कंपनियों का निवेश भी है। जबकि नोएडा की इस कंपनी पेटीएम का मालिकाना हक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास है। अब तक सबसे बड़ा IPO का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था। उन्होंने 2010 के अंतिम तिमाही में करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब किसके नाम है? पेटीएम के नाम है।
इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग के वन्यजीवी संगठन ने तेंदुओं को डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए कुछ हिस्ट्री कुछ फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तेंदुआ की यह डीएनए प्रोफाइलिंग उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ फील्ड CWH के सहयोग से की जाएगी। यह पहल शिकारियों और व्यापारियों से जब्त किए गए जानवरों की त्वचा और अन्य अंगों के अवशेषों के माध्यम से तेंदुए के बारे में जानने में मदद करेगी। यह प्रणाली वन्य जीव अपराधों विशेष रूप से तेंदुए के अवैध शिकार के विरुद्ध लड़ाई में सहायक होगी। 2018 तक उड़ीसा में तेंदुए की आबादी लगभग 760 थी, लेकिन तेंदुए का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल किया गया और 2014 में अनुसूची अनुमानित कितनी है? 7,910 तेंदुए में की तुलना में लगभग 2018 में देश में 12,852 तेंदुए थे। 3,421 के साथ भारत में सबसे बड़ी तेंदुए की आबादी की सूची में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके बाद आपका है कर्नाटक 1783 और महाराष्ट्र 1690। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस राज्य में स्थित हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश में स्थित चिल्हाटी रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी का नियमित संचालन 50 वर्ष के बाद शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। क्या हुआ था कि 1947 में विभाजन के बाद 1965 तक भारत और बांग्लादेश तक पूर्वी पाकिस्तान के मध्य 7 रेल लिंक संचालित थे। 75 किलोमीटर लंबा ट्रैक देश के बाकी हिस्सों को सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने में मदद करेगा, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। 2021 के समाप्ति तक अगरतला अखौरा के बीच एक और रेल लिंक का संचालन किया जाएगा। वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच कितने 4 और रेलवे लिंक संचालित हैं। पहला पेट्रापोल भारत, बोनापोल बांग्लादेश, गेदे भारत और दर्शन बांग्लादेश। तीसरा सिंहाबाद भारत से रोहनपुर बांग्लादेश और चौथा राधिकापुर भारत से बिरोल बांग्लादेश तक। टोटल अभी कितने हैं सक्रिय? 4 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का कोई भी सदस्य किस नियम के तहत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष को नोटिस जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 267। आपका अभी यूपी में रिसेंट चुनाव होने वाले हैं, तो इस को लेकर के ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू की गई ई-रूपी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक वाउचर। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है ई-रूपी। जिस चीज के लिए जिसको पैसा मिलेगा उससे बस वो वही चीज खरीद सकेगा, उसके अलावा कोई दूसरा चीज नहीं खरीद सकेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी को टीबी है और सरकार उसको इलाज के लिए टीबी का इलाज के लिए पैसा दे रही है, तो वो इलाज ना करा के क्या करता है कि उसका अलग इस्तेमाल कर लेता है। तो अब ये होगा कि उसका केवल दवा ही खरीदा जा सकता है और या जिस चीज के लिए वाउचर दिया जाएगा बस वही खरीदा जा सकता है। तो एक अच्छा पहल है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने जा रहा है? तो यह है आपका अगस्त 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये कौन से बने हैं? आपका पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनरवेरिया पेंटाली नाम की एक नई मेढक प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ खोज की गई भैया? तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए ई-रूपी, देखिए वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए उसको घुमा कर कैसे पूछ लिया जाएगा और स्टूडेंट्स में कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसी क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया है, लेकिन इस बार उसका रूप थोड़ा दूसरा है। तो चलिए इसको देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए ई-रूपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से या कथन सही है? पहला कथन है इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, यह डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। तीसरा, यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी को लॉन्च किया। ई-रूपी के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इस निर्बाध एक मुश्त भुगतान व्यवस्था के उपयोगकर्ता अपने सेवा प्रदाता के कार्ड केंद्र पर कार्ड डिजिटल भुगतान ऐप पर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बगैर ही वाउचर को राशि प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस वही हैं, देखिए उसको कैसे घुमा के पूछ लिया जाता है। भारत के यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ा है, लेकिन देखिए उसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जाए। तो एग्जामिनर आपका सेम क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ लेगा, वो कुछ ना कुछ तो उसमें ट्विस्ट डालेगा। तो हमारा कोशिश है कि वो एग्जामिनर किसी भी एंगल से पूछे, कैसा भी ट्विस्ट करके पूछे, हमें उसका सही उत्तर देना है। तो इसका कथन एक है, भारत ने अगस्त 2021 के महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण किया। कथन दूसरा है, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह भारत की दूसरी अध्यक्षता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। एक कथन क्या है हमारा, भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी फैक्ट जानते हैं हम लोग। भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021 में। 22 साल के कार्यकाल के दौरान यह भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत ने जनवरी 2021 में यूएनएससी के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में यह भारत का 8वां कार्यकाल है। ठीक है, और भारत और यूनेस्को की अध्यक्षता के बारे में क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। भारत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और शांति स्थापना के 3 प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2021-22 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा IMESA नामक एक योजना तैयार की है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 36वां। इसको भी देखिए कैसे घुमा के पूछ लिया गया है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको देखिए कैसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया। चलिए थोड़ा सा कुछ जानते हैं। समन्वित गश्ती कॉर्पेट का 36वां संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 31 जुलाई 2021 तक आयोजित किया गया था। तो कॉर्पेट किसके किसके बीच में होता है? भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में। नौसेना अभ्यास के बारे में थोड़ा जानते हैं। भारतीय नौसेना का पोत INS सरयू एक स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोस्ट और इंडोनेशियाई नौसेना पोस्ट KRI बंगटोम के साथ 30 से 31 जुलाई तक इंडो पैसिफिक में समन्वित गश्ती कॉर्पेट में भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि कॉर्पेट में कौन सा आपका जहाज नौसेना जो पोत है वो भाग लिया था? तो इसमें आपका INS सरयू ने लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में फिर से खोला गया हल्दीबाड़ी चिल्हाती रेलवे लिंक के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन वही है, देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को ऐसे डाला है ताकि आपको क्वेश्चन दे के घबराना नहीं है, बल्कि इसका हवा ही निकाल देना है। तो देखिए इसका हवा कैसे निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है, यह भारत और नेपाल के बीच है। ऑप्शन 2 है, यह 1965 तक खुला हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यह 1965 तक खुला हुआ था। उसके बाद जब पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया तो उस समय फिर से बंद हो गया था। तो देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल हम लोग को जानना जरूरी है कि हाँ किन किन देशों के बीच। वही क्वेश्चन हम लोग ने 2 तरीके से कर लिया, तो इसका कंसेप्ट ऑलमोस्ट हमारा क्लियर हो गया। पहला से तो यही हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ लिए थे, बांग्लादेश के बीच में चला था, तो ये नेपाल तो होगा नहीं। ऐसे ही एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पढ़ने से थोड़ा सा ये फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2020 के सूचकांक की तुलना में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 8.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 कोर उद्योग ICI के सूचकांक का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेक्सटाइल उद्योग इसका हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? प्रथम कथन है, विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया। दूसरा कथन है, दुनिया में 23 वैश्विक हंगर हॉटस्पॉट हैं। और तीसरा कथन है आपका, इथियोपिया एक वैश्विक हंगर हॉटस्पॉट है। देखिए अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए अब ऐसे कथन वाले क्वेश्चन डाले जाएंगे। और इसमें आप कोई मतलब कि ये मत रखिएगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। 100% इस बार के आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अब देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये तो आप मान के चलिए कि आप कथन वाला क्वेश्चन आपका आना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना, फैक्ट के साथ पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है।
चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। कथन 2 है, दुनिया में 23 वैश्विक हंगर स्पॉट हॉट स्पॉट है। ठीक है, कितने हॉट स्पॉट है? 23 हैं। और इसको इथोपिया एक वैश्विक हंगर हॉट स्पॉट है, ये भी कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने बिजली वितरण सेक्टर पर टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। आप कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके सीईओ कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है। मैं चाहूंगा आप इसको कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य को अपनी योजना शिल्प साथी के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। यह शिल्प पुरस्कार उनको किसके लिए दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबार में सुगमता पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार को मिला गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरलता लाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। संतव नीति 2021 किसने जारी की है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने जारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा जान लेते हैं ये संतव नीति है क्या। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। अंतरिक्ष विभाग की योजना उपग्रह आधारित नेविगेशन के लिए विस्तृत और मूलभूत राष्ट्रीय नीति भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति 2021 संतव नीति बनाने की है। जनरली आपका उपग्रह इस सबसे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में फॉरेंसिक विज्ञान की स्थापना की है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में की है। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक विज्ञान संस्था का आधारशिला रखी। फॉरेंसिक विज्ञान संस्था जो गृह मंत्रालय के तहत संचालित होगा को गुजरात स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के संबंध में करने का प्रस्ताव है। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और DNA केंद्र की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो देश में सबसे आधुनिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नीरज चोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? ओलंपिक है तो थोड़ा क्वेश्चन नीरज चोपड़ा तो आएंगे उसमें, क्यों ऐसे नहीं आएंगे, गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। कथन यह है आपका, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सही है। वह निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कथन 3 है, वह ट्रैक और फील्ड डिसिप्लिन में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, तीनों कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु। चलिए देखते हैं थोड़ा सा किस देश ने कितना पदक थोड़ा जीता है। अमेरिका ने, ऐसे टोक्यो में शीर्ष पर था अमेरिका, सेकंड स्टेज पर था आपका चीन, थर्ड पे जापान, और आप हमारा कितना स्थान था? 48वां स्थान था हमारा। तो अमेरिका 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक के साथ 113 पदक के साथ कुल सबसे फर्स्ट पर इसका पोजीशन था। उसके बाद था आपका चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सीमा सड़क संगठन BRO ने विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कहाँ कराया है? तो इसका कराया है आपका ऑप्शन नंबर बी, उमलिंग ला दर्रा में कराया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख उमलिंग ला दर्रा के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कितने ऊंचाई पर बनाया है? 19,300 मीटर की ऊंचाई पर बनाया है। ये भी आप याद रख, 19,300 फुट ऊंचाई पर बनाया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। PM दक्ष पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, यह पोर्टल कौशल विकास योजनाओं को अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मियों के लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कथन 1 है, यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह कथन बिल्कुल सही है। और यह पोर्टल कौशल विकास योजनाओं, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मियों के लक्षित समूह के लिए सुलभ बनाता है। यह भी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मिशन कर्मयोगी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम डैश से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा सुधार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से छठी मूल्यांकन रिपोर्ट AR6 जारी की है?
इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आईपीसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ पहला नौसेना अभ्यास अल मोहद अल हिंद 2021 आयोजित किया है? तो फर्स्ट टाइम किसके साथ किया है आपका? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2021 में किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आईटीबीपी ने शामिल किया है। सॉरी दोस्तों, एक करेक्शन है, थोड़ा कर लीजिएगा। ये जो 37 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अपना पहला नौसेना अभ्यास अल मोहद अल हिंद 2021 का आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब के साथ किया है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और 38 का आपका जो राइट आंसर है आपका आईटीबीपी तो है ही। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। पहली बार तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने महिला अधिकारी को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है। मसूरी में अकादमी में परीक्षण पूरा करने के बाद 2 महिला प्रकृति और दीक्षा आईटीबीपी में लड़ाकू अधिकारी के रूप में शामिल हो गई हैं। इसी के साथ आज क्वेश्चन का हम लोग टोटल आज 38 क्वेश्चन लेके आए हैं। कल कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक अपडेट आप लोग को देना चाहता हूं मैं, बीपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको करंट अफेयर्स जीके वर्ल्ड चैनल पे आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा आपका साइंस का जो लूसेंट का और क्राउन का क्वेश्चन है जो बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का पूछा जाता है साइंस, वो भी आपका कोशिश किया जा रहा है कि इस चैनल पर आपका कराया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। क्योंकि आप जानते हैं इस बार कोई गुंजाइश नहीं है कम मार्क्स का, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत हाई जाने वाला है और क्वेश्चंस का लेवल भी इस बार ज़्यादा होने वाला है। इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स में भी कथन वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आपको कथन वाले क्वेश्चन भी आए तो आप उसको अच्छे तरह से उसका धज्जियाँ उड़ा सकें। सो इसी के साथ मैं कहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। हम लोग का कंटेंट जो भी होता है काफ़ी साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जाता है। हम लोग पूरे मतलब कि कैलकुलेशन करके ही क्वेश्चंस डालते हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ने जितने भी सोर्स है करंट अफेयर्स के, वहाँ सबसे सारे सोर्स से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक सोर्स में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको हम सबसे पहले डालते हैं। उसके अलावा देखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो क्वेश्चन हम लोग सबसे ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी और एक अच्छा आपको नॉलेज दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सो हमारा एक चैनल तो अभी नया है, इसे आप चाहें तो इसे आकाश में पहुंचा सकते हैं और चाहे तो आपकी मर्जी जो करें, लेकिन हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। और आपसे बस यही उम्मीद है कि कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने एग्ज़ाम पर ध्यान रखिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, महिलाओं बहनों का सम्मान कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, चलिए इसी के साथ आज हम लोग का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।